हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आगे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है। और देखो, यूपी पुलिस का तो एग्ज़ाम पहले ही होगा और उसके बाद में जो है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हमने जो है डेली डेली अप्रोक्स 100 क्वेश्चनों का जो है टारगेट रखा है हमने कराने का। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि जीएस में जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और जैसे कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट, तो ये तो देखो सब में कॉमन ही रहते हैं, ठीक है, सभी एग्जामों में। सबसे पहले देखो हमने इसमें जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक जीके का एक प्रश्न है कि जो है थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है, ये आपको बताना है। और देखो ये सब आए हुए क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, देखो एसएससी सीपीयू 4 अक्टूबर 2023 अभी लेटेस्ट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। एसएससी सीपीयू ने पूछा है। देखो तो थुलाल नृत्य बताना है आपको, तो देखो ध्यान रखना है थुलाल नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ए, ठीक है। केरल, जो है केरल राज्य से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखो थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखो डिटेल है केरल, ठीक है। अब देखो ओट्टम थुलाल, तो ध्यान रखना है आपको, ओट्टम थुलाल जो है ये भी कहाँ का नृत्य जो है नाटक प्रदर्शन कला रूप है, ये भी केरल का, ठीक है, केरल का। और देखो केरल की प्रमुख कुछ लोकप्रिय कला शैली वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो कथकली आपको ध्यान रखना है केरल का ये, ठीक है। कुटियाट्टम देखो ध्यान रखना है, थय्यम ध्यान रखना है, ठीक है। नांग्यार कुतु ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और चक्यार कुतु ये भी ध्यान रखना है, चक्यार कुतु और नांग्यार कुतु। उसके अलावा देखो पड़यानी, ये तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे युद्ध कला संबंधी नृत्य है ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जो है कुंचन नाम्यार ने थुलाल नृत्य को चक्यार कुतु के विकल्प के रूप में बनाया था, ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो देखो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, ये आपको बताना है। मणिपुरी नृत्य, क्षत्रिय नृत्य, कथक नृत्य या मोहिनीअट्टम है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आप लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा और कृष्ण की रासलीला पर जो है विषय वस्तु पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्षत्रिय नृत्य के बारे में पता होगा आपको, कहाँ का है क्षत्रिय नृत्य, ध्यान रखना, असम का है, ठीक है। कथक देखो पता होगा कहाँ का है, कथक यूपी का, ठीक है, ये तो पता ही होगा। कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और कथकली कहाँ का है, तो ये भी ध्यान रखना है, कथकली जो है ये है केरल का, ठीक है। और देखो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए देखो अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो यहाँ पे मणिपुरी आंसर है, ठीक है, मणिपुरी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये ध्यान रखना है, देखो असम का है क्षत्रिय नृत्य, कथक कहाँ का, यूपी का, और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न है गुरु विपिन सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें जो है ध्यान रखना है, देखो कालिदास सम्मान मिला था, ठीक है। और उसने पूछा है कि जो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के ये प्रतिपादक थे, तो आपको ये बताना है कि गुरु विपिन सिंह जो थे वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, मणिपुरी नृत्य के, कुचिपुड़ी नृत्य के, कथक के या ओडिसी के। तो देखो आपको इसका जो है आंसर बताना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी नृत्य के, ठीक है। मणिपुरी नृत्य का ध्यान रखना है, गुरु विपिन सिंह जो है इस नृत्य से संबंधित थे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी नृत्य। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लो। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है, ठीक है, जनक माना जाता है, ये ध्यान रखना है। और देखो इनको कौन से पुरस्कार मिले थे, देखो कालिदास सम्मान मिला था, किसने दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, ठीक है। और अनामिका कला संगम पुरस्कार मिला था, वो कोलकाता की सरकार ने दिया था, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे, देखो शिरोमणि पुरस्कार जो मिला था वो एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा मिला था, ठीक है। ये आपको थोड़े से जो है ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। आप चलिए देखो आगे बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट देखेंगे, जो है ये भी स्टैटिक कई क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो आप देख लो एक बार। देखो राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है, तो राजस्थान का जो राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम क्या है, तो आपको बताना है माउंट आबू, क्या है, माउंट आबू, ठीक है। और देखो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और देखेंगे पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है शिलांग को। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है, शिलांग को, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, ठीक है। और देखिए देखो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई थी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी होगी, तो देखो भारत की जैसे ऐसे इस तरीके से और ऐसे, तो ये दोनों ही समझ लो। देखो ये इधर क्या हो गया, पूरब हो गया, ईस्ट हो गया, इधर हो गया वेस्ट, तो ये वाली दूरी पूछिए पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कितनी होती है, 2933 किलोमीटर होती है, ठीक है। और अगर आपसे ये वाली दूरी नॉर्थ से साउथ पूछ लिया, यानी उत्तर से दक्षिण पूछ लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है 3214 किलोमीटर, कितनी होती है, 3214 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की। और पूर्व से पश्चिम तक की कितनी होती है, 2933 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखने हैं। अब देखो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो वो आपको जो है देखने हैं।
ये देखो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको बताना है। देखो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को आपको ध्यान रखना है। और देखो इसी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वो कौन बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा आपको ध्यान रखना है। अब देखो देखो भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो है ड्राफ्ट जो किसके द्वारा तैयार किया गया था, सर BN राव। ठीक है, सर BN राव। और देखो देखो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था, तो आपको बताना है। स्थायी अध्यक्ष की बात आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष की बात आएगी तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संविधान सभा में पंडित द्वारा प्रयुक्त उद्देश्यों के लिए प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। यार पंडित, देखो पंडित का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयुक्त उद्देश्यों के लिए प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये आपको देखो ध्यान रखना है, ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब घोषित हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, देखो प्रस्तुत किया गया था और घोषित कब हुआ। ठीक है, घोषित का मतलब लागू आप मान सकते हैं इसे उद्देश्य प्रस्ताव को। तो ये 22 जनवरी 1947, और ये प्रस्तुत की बात आएगी कब रखा गया, तो जो है जो प्रस्तुत कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख लेना। अब चलिए देखो, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो ये जो है ये आधुनिक भारत से है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो देखो भारत पर आक्रमण करने वाले जो है ये यूरोपियों का जो आगमन हुआ था। ठीक है, तो उससे ये प्रश्न उठाए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले देखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो आपको ये बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाले जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो वो मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो आप इसका आंसर जो लगाओगे कि ये अरब के निवासी थे। ठीक है, अरब से आए हुए लोग थे ये। और देखो देखो वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 711 में भारत पर जो सर्वप्रथम जो मुस्लिम आक्रमण किया गया था तो वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम था जो है उबैदुल्लाह। ठीक है, क्या नाम था, उबैदुल्लाह। अब देखो वर्ष नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर। ठीक है, क्या नाम है इनका, दाहिर, सिंध के राजा दाहिर। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, दाहिरी नाम है वो। ठीक है, ये इतना ही है। ठीक है, ये पूरा जो है देख लेना। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके जो है एक थट्टा कोई स्थान था, तो थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह, तो देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे देखो पॉइंट दे रखा है, सिंध के क्षेत्र में। ठीक है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी, तो ये बताना है कि सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी, तो ये नगर था, उसका नाम था मुल्तान। ठीक है, मुल्तान नाम था, तो इस पर यह विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जो कि स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती है, मुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, तो ये आपको बताना है कि भारत में जो है सबसे पहले जजिया कर लगाया था तो वो किसने लगाया था, तो आप इसका आंसर लिखोगे ये जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, तो सबसे पहले जजिया कर इसने ही लगाया था। ठीक है, भारत में। अब देखो आगे बात करेंगे, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन शुरू किया गया, तो सिंध क्षेत्र में जो अरबों द्वारा सबसे पहले किसका प्रचलन शुरू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। देखो ऊँट वो लोग पालने लग गए थे। ठीक है, और खजूर की खेती करने लग गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे ऊँट पालने लगे थे और खजूर की खेती होने लगी थी। ठीक है, तो इसका प्रचलन शुरू हो गया था अरबों द्वारा। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, अरबों के बाद भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था, तो अब आपको बताना है कि जो है अरबों के बाद में जो है कौन लोग आए थे, तो ये आपको देखो लिखना है। यहाँ पे लिखोगे अरबों के बाद में कौन आए थे, तो ये तुर्की आए थे। ठीक है, अरबों के बाद में कौन आए थे, विदेशी आक्रमणकारियों का जो आगमन हुआ था तो वो कौन थे, वो तुर्की थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको बताना है कि जो है तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देखो लिख लो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका नाम था जो लिख लो, इसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था, अलप्तगीन। ठीक है, क्या नाम था, अलप्तगीन। और आप बाद में गजनी भी ला सकते हो, इसके बाद में गजनी, अलप्तगीन गजनी।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना जो की गई थी वो अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देखो अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है कि जो है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो ये लिख लो, देखो ये थोड़ा सा जो है ये इसका नाम था सुबुक्तगीन गजनी बोलते थे इसे भी, सुबुक्तगीन गजनी। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो किया गया था वो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अभी जो पॉइंट पढ़ा है वो क्या था कि तुर्की में गजनी वंश की स्थापना जो की गई थी वो अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, देखो मोहम्मद बिन कासिम था। ये कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 712 में भारत पर जो सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था तो वो कौन था, ठीक है, करने वाला था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमी भारत के किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे, देखो सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमी भारत के किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया था। तो आप इसका नाम लिखोगे, ये जयपाल को इसने पराजित किया था। ये हिंदू शासक था जयपाल। ठीक है, इसको जो है इसने पराजित किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये तो पता ही महमूद जो है गजनवी द्वारा 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो देखो अब इसने पूछा क्या है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था, तो ये आपको बताना है। तो गुजरात का जो शासक था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात का जो शासक था उसका आप नाम लिख लो, ये था देखो भीम प्रथम। कौन था, भीम प्रथम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखो ये पूरा ही पॉइंट आपको देखना है, ये जो है ये पूरा ही पढ़ना है इतना। अब देखो इसमें क्या है देखो महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य में यानी बीच में जो है 17 बार आक्रमण किया था। देखो ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 से लेकर 1027 के बीच में जो है महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और देखो इसके आक्रमण का उद्देश्य जो है क्या करना था, धन संपदा को लूटना था। ठीक है, यानी इसका जो है उद्देश्य था ओनली जो है वहां से धन कमाना, यानी धन लूटना। ठीक है, संपत्ति को लूटना। आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर पर जब जो है इसने लूटा था तो वहां से बहुत सोना इसने वहां से लूटा था। ठीक है, तो देखो और वो थोड़ी सी कहानी है, लंबी कहानी है, तो मैं जब आपको जो क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, थोड़ी जब डिटेल में पढ़ोगे। तो देखो इसका जो है उद्देश्य था ओनली जो है धन संपदा को लूटना, न कि इसका जो उद्देश्य था कि जो है वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करे, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, अब चलिए देखो आगे बात करते हैं कि गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। देखो इतिहासकार ध्यान रखना है कि जो भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था तो वो कौन था। तो आप इसका देखो नाम लिख लो, ये था अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अलबरूनी था। अब देखो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये भी देख लो। देखो अलबरूनी द्वारा जो है एक जो पुस्तक ध्यान रखनी है, उस पुस्तक का नाम क्या था, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा। और देखो एक उतवी भी ये भी इतिहासकार था, तो इसके द्वारा किताब उल यामनी, किताब उल यामनी। ठीक है, और फिरदौसी के द्वारा, इसे पूर्व का होमर बोलते हैं, तो फिरदौसी द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक वो थी शाहनामा। कौन सी थी, शाहनामा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, और उतवी द्वारा किताब उल यामनी, और जो है फिरदौसी द्वारा शाहनामा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो थोड़े से प्रश्न और दे रखे हैं। देखो क्या है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आज कुछ ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो देखो आगे से जो है हम सभी क्वेश्चनों को 20-20 क्वेश्चन का टारगेट रखा करेंगे सभी के। ठीक है, तो देखो महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको बताना है कि महमूद गजनवी के बाद जो मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था तो वो कब किया गया था। ठीक है, तो ये आप लिख लो कि ये किया गया था 1175 ईस्वी में। कब किया गया था, 1175 ईस्वी में। ठीक है, और देखो मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़, ठीक है, अनहिलवाड़ जो पाटन में पड़ता है, तो इस पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था, ये आपको बताना है। देखो मोहम्मद गौरी को 1178 में इसने क्या जो है अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया था, तो तब इसे जो है किसके द्वारा पराजित किया गया था, यानी किसने इसे हराया था। तो आप इसे लिख लो, देखो इसको किसने हराया था, तो आप लिखो जो है भीम द्वितीय ने इसे हराया था, भीम द्वितीय ने इसे हराया था। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखो तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो किस किस के बीच लड़ा गया था। देखो मोहम्मद गौरी ये तो पता ही है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ये युद्ध कब कब हुए थे, तो पहला युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1191 में हुआ था, और दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। और देखो दोनों में आपको ध्यान रखने कि पहले युद्ध में जो है सबसे पहले मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, पहले युद्ध में। फिर इसको थोड़ा 1 साल बाद देखो फिर इसने क्या किया, कुछ अपनी ऐसी रणनीति बनाई, तो फिर ये जो है फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी फिर जीत गया था। ठीक है,
दूसरे युद्ध में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखो आगे बात करेंगे। आप देखो ये दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो युद्ध संख्या, वर्ष दे रखी है और परिणाम क्या निकला। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। जीता हारा कौन था? जो है मोहम्मद गौरी हारा था, और जो है पृथ्वीराज चौहान जो है जीता था, ठीक है, तृतीय। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी जो है विजेता यानी जीता था मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है किसको हराया था? जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो चंदावर का युद्ध अगर पूछ लिया कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अभी देखो थोड़े से हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मुझे लगता है इतने ही है, इसके बाद में वो फिर नहीं है, ठीक है। अब देखो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सूफी संत कौन थे, तो इनको लिख लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले जो है प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो लिख लो। देखो ये थे शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये जो है सूफी संत थे, ठीक है, चिश्ती, ठीक है, लिख लेना सही से। और चलो अगला प्रश्न देखें। देखो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो ये आपको लिखना है। तो ये भी देखो इसी का आंसर भी आप क्या लगाओगे? मोहम्मद गौरी। तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है इसने जो है बनवाई थी। ये बहुत अच्छा काम किया था इसने, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने जो है देवी लक्ष्मी की जो है क्या किया था? आकृति बनवाई थी, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। देखो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। ये आपको ध्यान रखना है कि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है, सिंपल सा गुलाम था, और जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। और इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि बख्तियार खिलजी ने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे उनको नष्ट कर दिया था इसने, ठीक है। तो ये आपको जो है पॉइंट ध्यान रखना है। अब चलिए देखो अगला प्रश्न देखेंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो ये था, देखो यालदोज था, कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। यालदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप तो पढ़ोगे। गुलाम वंश की जो है स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। देखो तो ये जो है मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। देखो अब देखो ये क्वेश्चन जो आ गए, तो अब ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आ गए, ठीक है, ज्योग्राफी से। तो इसी तरीके से हम डेली 20-20 क्वेश्चनों का जो है इनमें ऐड किया करेंगे। अब देखो कर्क रेखा जो है 2-2 बार कैसे लिख दिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखो लिखना है आंसर, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखो कौन से राज्य? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखो गरम और ज पत्रम, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो है सीरीज वाइज लिखे जाते हैं। गरम ज छपत्रम, ठीक है, छपत्रम। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और जो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख लोगे। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे। देखो भारत को लगभग 2 बराबर अक्षांशों में कौन विभाजित करता है? तो ये पूछा गया है आपसे कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिख लेना, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो देखो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कर्क रेखा बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसी को जो है कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, ध्यान रखना है। जैसे भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु यानी इधर वाला, ठीक है, ऐसे पश्चिम बिंदु ये वाला, तो इसे बोलते हैं गौरमोता, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु इधर वाला, इसे किबितु बोलते हैं, किबितु, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो यानी जो शाम होती है और जो सुबह होती है उसमें लगभग कितने घंटे का अंतर होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखो भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, तो ये 82.5 जो है डिग्री किस शहर से गुजरती है? ये आपको पूछा गया बस ओनली। जो 82.5 डिग्री बोलते हैं इसे, जो भारतीय मानक समय रेखा होती है, तो ये किस शहर से गुजरती है? तो आप इसका नाम लिख लो। ये जो है ये प्रयागराज, जिसे पहले क्या बोलते थे? इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है। तो जो है ये प्रयागराज के निकट
जो है किससे गुजरती है, मिर्ज़ापुर से, प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से जो है ये जो है गुजरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो देखो भारतीय मानक समय IST, ठीक है, भारतीय मानक समय, ये वाली मानक समय एवं ग्रीनविच GMT बोलते हैं इसे, ये IST होती है, ये GMT होती है। ग्रीनविच जो है मीन टाइम होता है ये, ठीक है, ग्रीनविच मध्य रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा। तो इनमें कितने घंटे का डिफरेंस होता है दोनों में, तो ये देखो ज्योग्राफी के पार्ट है तो थोड़ा आप इनके बारे में और पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो इनमें कितने जो है घंटे का डिफरेंस होता है, तो ये आप लिख लो, इन दोनों में जो है 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है, 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये नीचे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब देखो थोड़ा सा देख लो, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पर एक ग्रेट निकोबार द्वीप है, वहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। देखो भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र जो है जिला कौन सा है जो जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो आप इसका नाम लिख लो। जो है भारत का जो है एकमात्र जो जिला है वो है, देखो यूपी में, जो यूपी का जिला है उसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। ठीक है, सोनभद्र। तो ये जो है 4 राज्यों को जो है स्पर्श करता है। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा को। और देखो आगे, देखो भारतीय भूभाग का विस्तार, तो भूभाग का विस्तार देखो मैंने पहले ही बताया था, पूर्व से पश्चिम कितना है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भारत का विश्व के कुल महासागर का कितना भाग है, यानी कितना भाग है, तो 2.4% है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का विश्व के कुल महासागर का जो है कितना भाग है, भारत का जो है क्षेत्रफल पूछा, आप ऐसे समझ लो कुल महासागर के उसमें कंपेयर में। ठीक है, तो ये 2.4% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखो ये कुछ अब यूपी के प्रश्न है, यूपी के प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़े से जल्दी देख लेंगे। देखो पहले राज्य का पहले नाम क्या था, संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इससे पहले भी थे लेकिन मैं थोड़ा सा अभी जो है कम क्वेश्चन डाले, आगे भी और बताता चलूंगा। तो पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, राजधानी क्या है पता है आपको, लखनऊ है। ठीक है, राज्य दिवस तो 24 जनवरी को ये राज्य दिवस। ठीक है, 24 जनवरी 1950 आपको पता होगा। क्षेत्रफल देखो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और राजभाषा क्या है, देखो हिंदी है, और दूसरी जो है कौन सी है, जो है उर्दू है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए देखो कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। जो है यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है, तो यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है, आप ऐसे देख लो। पूर्वी जिला ये वाला कौन सा है, बलिया। पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। ठीक है, और देखो पश्चिमी जिला पूछा जाए तो कौन सा है, ये वाला, तो ये शामली हो गया। ठीक है, और देखो सबसे उत्तरी जिला पूछा है तो कौन सा, सहारनपुर, तो उत्तरी जिला ये वाला हो गया, सहारनपुर। ठीक है, और दक्षिणी जिला पूछता है तो ये कौन सा है, सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, सोनभद्र के बारे में। अब देखो सोनभद्र के बारे में तो पढ़ा था अभी। तो देखो सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कौन सा, लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हापुड़ है। ठीक है, अब देखो प्रदेश की सीमावर्ती देश कौन से, तो आपको पता है कि प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल है, और जो 579 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है भारत के साथ में, यूपी के साथ में, किसके साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। अब देखो नेपाल के सीमावर्ती जिले, तो ये देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और जो यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ था जो है 2018 में, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना। देखो जो नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं तो वो कौन से पीलीभीत है, देखो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ठीक है, थोड़े से ऐसे ही नाम है। देखो जैसे पीला शब्द आ रहा है, ठीक है, लखीमपुर आ रहा है, ऐसे समझ लो, बहरा शब्द आ रहा है। ठीक है, श्रावस्ती आ रहा है। ठीक है, ये बहरा और ये श्रावस्ती ऐसे, और ये बलरामपुर, बल शब्द आ रहा है, सिद्धार्थ शब्द आ रहा है, और महाराज शब्द आ रहा है। ठीक है, तो चलिए और देखो आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन अभी हिस्ट्री के ही लग गए, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो पांडिचेरी अब तो पता है आपको, पुडुचेरी हो गया है। तो इसका जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था तो उसका नाम ध्यान रखना है आपको, फ्रांको मार्टिन था। ठीक है, फ्रांको मार्टिन। और देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, तो थॉमस बेस्ट। ठीक है, अब देखो बॉन्डीवॉस का युद्ध आपको पता है कब हुआ था, 1760 में। तो अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था, तो ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले बॉन्डीवॉस का जो ये पूछ लिया था, बॉन्डीवॉस का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो इन जो अंग्रेजों ने किससे हराया था, तो फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखो थोड़ी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। देखो फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, सूरत में।
ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, देखो फ्रांसीसियों ने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वो सबसे पहले सूरत में और 1668 ईस्वी में, और किसने की थी? फ्रैंक कैरो ने की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो फ्रांसीसी गवर्नर एक डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर जिसने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रांसीसी गवर्नर था एक डुप्ले, तो उसने जो भारत का जो अपनी जमीन हड़पने के लिए, अर्जित करने के लिए जो भारतीय राजाओं के विवादों में उसने भाग लेना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसीसियों ने एक फोर्ट लुई नामक जो है किला बनवाया था, तो वो पांडिचेरी में बनवाया था, ठीक है, पांडिचेरी, अब क्या बोलते हैं? पुडुचेरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखो अब थोड़ा सा देखो पढ़ लो, ये पढ़ लो। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा थे, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा थे जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका विवाह एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगालियों की जो एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, तो उसके साथ क्या हुआ था? इसका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय का। तो जो पुर्तगाली लोग थे तो इन्होंने क्या किया? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई द्वीप प्रदान किया था, ठीक है, बम्बई दे दिया था। और इसने भी जो है, जो इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स द्वितीय, तो इसने भी जो है 1668 ईस्वी में यानी 7 साल बाद ही, 7 साल बाद इसने जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनियों को दे दिया था। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो थोड़ा सा और समझ लो, देखो हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो ये कौन था? फर्रुखसियर, ठीक है। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो ये कौन था? फर्रुखसियर था, ठीक है। फर्रुखसियर के बारे में आप पढ़ लेना, ये कौन था? तो ये मुगल सम्राट ही था, ठीक है, शायद देख लेना, अंत में था फर्रुखसियर। अब देखो कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, कर्नाटक का जो युद्ध किसके मध्य लगा? तो आपको ध्यान रखना अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से, देखो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है एक्स-ला-सैपिल की संधि, एक्स-ला-सैपिल की संधि जो हुई थी वो 1748 ईस्वी में हुई थी। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध इस संधि के माध्यम से जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। तो देखो अभी थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था? तो यूरोप वासियों के लिए जो सोरा और अफीम जो प्राप्त होती थी तो उसके लिए मुख्य क्षेत्र था बिहार। आपको ध्यान रखना कौन था? बिहार, ठीक है। और देखो वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो कोलवर्ट के प्रयासों से हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। और देखो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, तो मुझे लगता है इतने ही प्रश्न है। अब थोड़े से ये ध्यान रखने के प्रमुख शहरों के संस्थापक देखने आपको, यानी शहर दे रखे हैं और संस्थापक दे रखे हैं, ये थोड़े से इंपोर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। देखो कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नोक ने, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। एडविन लुटियंस, यही डायरेक्टली पूछ लिया था कि एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली की स्थापना की थी। वैसे इसके साथ आपको ध्यान रखना हर्बर्ट बेकर भी था, लेकिन एडविन लुटियंस, ठीक है, ये जो है ये ज़्यादातर कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। और देखो गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई की स्थापना की थी, गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो इतने ही प्रश्न है, इतने ही प्रश्न है। तो देखो ये इतने जो है आज आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, और आगे से जो है आगे से जो भी हमारी वीडियो रहेंगी तो हम उसमें कोशिश ये करेंगे कि जो है आपको सभी जैसे 20 क्वेश्चन पॉलिटी के, ठीक है, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, ठीक है। और इनमें भी आपको पता है देखो ज्योग्राफी में भारत का भूगोल अलग है और विश्व का भूगोल अलग है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको पता है कि 3 भागों में डिवाइड है, प्राचीन है, मीडिएवल है, ठीक है, मध्य और आधुनिक है, और पॉलिटी तो है ये, ठीक है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे आधुनिक भारत में से ज़्यादा पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में इनमें से तो आ ही जाते हैं, तो ये तो कराना ही है। उसके बाद में देखो ये 60 प्रश्न हो गए लगभग, और 20 क्वेश्चन जो हम रखेंगे यूपी जीके के, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। और देखो 20 क्वेश्चन लगभग इसमें, अब देखो 10 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, और 10 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के, 10 क्वेश्चन साइंस के। तो इस तरीके से आपके लगभग 100 क्वेश्चनों का डेली का मेरा जो है टारगेट रहेगा। हो सकता है कि देखो कभी कभी वीडियो जो है एक आध दिन बीच में मिस हो जाया करे, तो ऐसे इस तरीके से हम अपना टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास अलग से ले लिया करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और जो है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर होती है तो आप जो है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक।